नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों का कमला क्लासेज में स्वागत व अभिनंदन है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अग्रिम एग्ज़ाम की तैयारी में मस्त होंगे। तो चलिए चलते हैं। हम लोग थे संस्कृत अध्याय 4 संस्कृत साहित्य लेखिका पर, जो जिसका चैप्टर लगभग खत्म हो चुका है। सिर्फ इस वीडियो में हम इसका केवल प्रश्न उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। ये सब हो चुका है। संस्कृत साहित्य लेखिका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण हिंदी प्रश्नोत्तर, जो 16 मार्क का आता है। इस चैप्टर से भी संभवतः 1-2 प्रश्न डाली जाती है। तो चलिए चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है, संस्कृत में पंडिता समारोह के योगदान का वर्णन करें। कि संस्कृत में पंडिता समारोह का योगदान क्या है, संस्कृत साहित्य को आगे बढ़ाने में पंडिता समारोह की योगदान क्या है। तो हम लोग पढ़े इससे पहले, देखते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है। देखिए, आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता समारोह, यह पंडिता समारोह आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका थी। किस काल की दोस्तों? आधुनिक काल की। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका थी और आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता समारोह एक प्रसिद्ध विदुषी हुआ करती थी, अग्रगणनीय है। इन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के महान विद्वता एवं जीवन चरित्र को शंकर चरितम नामक काव्य में वर्णन की है। जिनके पिता थे शंकर पांडुरंग पंडित, जो एक प्रसिद्ध संस्कृत यानी साहित्य विद्वान थे। उन्होंने उनके जीवन जीवन शैली को एक शंकर चरितम नामक पुस्तक में या काव्य में वर्णन की है। जीवन चरित्र नामक पुस्तक और काव्य में क्या की है? वर्णन की है। इतना ही नहीं, वे गांधी दर्शन से प्रभावित होकर वह सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति आदि गद्य पद ग्रंथों की रचना की। गद्य पद ग्रंथों की क्या की? रचना की। जो प्रश्न है, प्रश्न के अकॉर्डिंग ये प्रश्न आदि आंसर बेहतरीन है। संभवतः कर संस्कृत में पंडिता समारोह की योगदान क्या है? पंडिता समारोह की क्या योगदान थे? तो आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता समारोह अग्रगणनीय है, मतलब एक प्रसिद्ध विदुषी हुआ करती थी। इन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग के महान विद्वता या पांडित्य एवं जीवन चरित्र को शंकर चरितम नामक काव्य में वर्णन की है।
और गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, सत्याग्रह की कुछ गद्य एवं पद्य लिखे। सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति आदि गद्य पद ग्रंथों की रचना की। गद्य पद ग्रंथों की क्या की? रचना की। दूसरा प्रश्न है, शंकर चरितम काव्य की विशेषताओं का वर्णन करें। फिर ये शंकर चरित्र नामक जो महाकाव्य लिखी पंडिता छमाराव ने, फिर इसकी विशेषता क्या थी? मित्रों, इसकी विशेषता क्या थी? चलिए देखते क्या विशेषता दिया हुआ है। तो कह रहे शंकर चरितम काव्य की रचनाकार पंडिता छमाराव है। इनके अंतर्गत वे अपने पिता पंडित शंकर पांडुरंग की महान विद्वता एवं जीवन चरित्र की वर्णन किया है। यह एक क्या थी? शंकर चरितम में क्या थी? एक काव्य थी। इनकी एक विशेषता है कि यह एक काव्य है। आखिर यह काव्य किस पर आधारित थे? तो शंकर पांडुरंग पंडित के, महान विद्वान शंकर पांडुरंग पंडित के जीवन चरित्र का यह वर्णन किया करती थी। यह वर्णन किया करती थी। इसीलिए इसका शॉर्टली आंसर दिया गया है कि शंकर चरितम काव्य की रचनाकार पंडिता छमाराव है। इसके अंतर्गत वे अपने पिता पंडित शंकर पांडुरंग की महान विद्वता एवं जीवन चरित्र की वर्णन किया गया है। दोस्तों, यह VVI है। 16 मार्क अगर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में चाहिए तो इस प्रश्न को पढ़ना अनिवार्य है। और लगभग पिछले जितने भी नोट्स लास्ट में हम अपने कोचिंग के स्टूडेंट को दिए हैं, लगभग इसमें से 90% प्रश्न आए हैं। और इसमें और अपडेट करके डाला गया है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि आधुनिक काल की किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं के नाम लिखें। आधुनिक काल के किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं के क्या करें? नाम लिखे। तो एक तो प्रसिद्ध विदुषी पंडिता छमाराव थी, और देखते हैं 2 कौन कौन दिया हुआ है। तो आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता छमाराव, पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर एवं मिथिलेश कुमारी मिश्र। मिथिलेश कुमारी मिश्र विशेष उल्लेखनीय है तो बहुत सारे, लेकिन यह जो इसमें दिया गया है यह एक विशेष उल्लेखनीय हुआ करती थी, विशेष प्रसिद्ध विदुषी हुआ करती थी आधुनिक काल की। इसलिए प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक काल की किन्हीं तीन संस्कृत लेखिकाओं के नाम लिखे। आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता छमाराव, पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर एवं मिथिलेश कुमारी मिश्र विशेष उल्लेखनीय है। विशेष क्या है? उल्लेखनीय है। आशा करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न को समझ रहे होंगे। चौथा प्रश्न क्या है? तो चौथा है विजयंका कौन थी और उसका समय क्या था? क्या माना जाता है? विजयंका कौन थी? तुम लोग को बताए थे। तो विजयंका कौन थी बताओ? तो विद्वानों का मानना है या मत है, विद्वानों का मानना है या मत है कि विजयंका विजय भट्टारिका ही विजयंका थी, कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयंका थी। विजय भट्टारिका ही कौन थी? विजयंका थी। और यह किसकी मानना है? मेरा मानना है। तो आप लोगों का मानना है? नहीं।
ये विद्वानों का मानना है, ये इतिहासकारों का मानना है, प्राचीन साहित्यिक का मानना है कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका थी। विजय भट्टारिका ही विजयंका थी। विजय भट्टारिका ही कौन थी? विजयंका थी। और दूसरा प्रश्न इसमें आ गया, उसका समय क्या माना जाता है? तो इसका समय 8वीं सदी को माना जाता है। इसका समय किसको मानी जाती है? 8वीं सदी को मानी जाती है। फिर से इसमें 2 प्रश्न आ रहा है, विजयंका कौन थी? तो अनेक विद्वानों के मतानुसार विजयंका चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयंका थी। दूसरा प्रश्न इसमें आ गया, उसका समय क्या माना जाता है? तो उसका समय लगभग 8वीं सदी माना जाता है। उसका समय क्या माना जाता है? लगभग 8वीं सदी माना जाता है। चारों प्रश्नोत्तर में कोई दिक्कत नहीं ना? ऐसा ही करते हैं कि कोई दिक्कत न हो रहा होगा। 5वां प्रश्न है कि पंडिता छमारों की प्रमुख कृतियां के नाम लिखें। पंडिता छमारों की प्रमुख कृतियां का नाम लिखें। कृतियां मतलब क्या होता है? रचनाएं। रचनाएं मतलब इन्होंने कौन कौन सी गद्य पद्य ग्रंथों की रचना की, गद्य पद्य की रचना की, उनका नाम लिखना है केवल दोस्तों। इसमें उनका नाम लिखना है जो आप लोग को पढ़ाए हैं पार्ट 3 में। संस्कृत साहित्य लेखिका के पार्ट 3 का जो वीडियो दिया गया है उसमें आप लोगों को यह बताए थे। तो संस्कृत भाषा की आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता छमारों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके द्वारा लिखित पुस्तकों में शंकर चरितम, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति आदि उल्लेखनीय है। ग्राम ज्योति आदि क्या है? उल्लेखनीय है। लिखी तो और बहुत सारी, लेकिन हमें पाठ के अकॉर्डिंग चलना है। जो आपके पाठ में दिया हुआ है उसी पाठ से हमको आंसर छांटनी है। ठीक है? पाठ से बाहर जाते हैं तो संभवतः सही प्रश्न का आंसर मिलने के बाद भी नंबर कट सकती है। इसीलिए हमको पाठ के अकॉर्डिंग ही चलनी है मित्रों। जो पाठ में दिया हुआ है उतना अपनी आसान भाषा में लिख दीजिए। तो पंडिता छमारों की प्रमुख कृतियां क्या है? तो पंडिता छमारों की प्रमुख कृतियां शंकर चरितम, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति आदि क्या है? उल्लेखनीय है। आदि क्या है? उल्लेखनीय है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? जैसे कौन कौन दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाएं अपने स्फुट पद्यों, स्फुट पद्य का मतलब क्या बताए थे? तो अस्पष्ट पद, अस्पष्ट पद के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अस्पष्ट पद के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन ये पढ़ाए हैं, उसी में से हम इसका आंसर छांटे हैं। तो शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भाद्रांबा। शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भाद्रांबा आदि दक्षिण भारतीय लेखिका अपने अस्पष्ट पद्य के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अस्पष्ट पद्य के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। बच्चों किसके लिए प्रसिद्ध है? अपने अस्पष्ट पद्य के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन सी दक्षिण भारतीय लेखिका? शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भाद्रांबा। राम भाद्रांबा आदि दक्षिण भारतीय लेखिका अपने अस्पष्ट पद के लिए प्रसिद्ध है। अस्पष्ट पद के लिए क्या है मित्रों? प्रसिद्ध है। कोई दिक्कत?
चलिए देखते हैं 7वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है संस्कृत साहित्य में स्त्रियों की क्या भूमिका है। संस्कृत साहित्य में स्त्रियों की क्या भूमिका है। चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या दिया हुआ पाठ के अकॉर्डिंग। तो संस्कृत साहित्य में स्त्रियों की स्त्रियों की भूमिका सराहनीय है, क्योंकि वैदिक काल से जितने संस्कृत साहित्य को पूर्ण करने में पुरुषों का योगदान रहा है, उतनी ही स्त्रियों की भी मानी जाती है। तो इसीलिए पहला लाइन में क्या लिखे कि संस्कृत साहित्य में स्त्रियों की भूमिका सराहनीय है, क्योंकि जिस प्रकार समाज रूपी गाड़ी पुरुषों और स्त्रियों दोनों के द्वारा चलती है, समाज रूपी गाड़ी पुरुषों और स्त्रियां दोनों के द्वारा चलती है, उसी प्रकार वैदिक युग में साहित्य में मंत्रों का वाचक न केवल ऋषिगण थे, बल्कि ऋषि पत्नियां भी थी। अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी आदि स्त्रियां के मंत्र दर्शन आज भी नक्षत्र की भांति दीप्तिमान हैं। दीप्तिमान मतलब क्या होता है मित्रों? दीप्तिमान का मतलब होता है प्रकाशित है। विभिन्न साहित्यों में, विभिन्न संस्कृत साहित्यों में क्या है, इन सभी का मंत्र यानी पद क्या है? दीप्तिमान है, मतलब प्रकाशित है। और स्वयं याज्ञवल्क्य की पत्नी अपने पति से आत्म तत्व की शिक्षा ली है। और दूसरी क्या है? तो जनक की सभा की शोभा बढ़ाने वाली गार्गी का नाम साहित्य में प्रशंसनीय है। साहित्य में क्या है? प्रशंसनीय है। फिर से एक बार देख लीजिए, संस्कृत साहित्य में स्त्रियों की क्या भूमिका है। संस्कृत साहित्य में स्त्रियों की क्या भूमिका है? तो क्या बोले हैं कि संस्कृत साहित्य में स्त्रियों की भूमिका सराहनीय है। जिस प्रकार हमारी समाज स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा चलती है, उसी प्रकार वैदिक युग से आज तक साहित्य में मंत्रों का वाचक न केवल ऋषिगण बल्कि ऋषि पत्नियां भी हुआ करती थी। उनमें से कुछ ऋषिकाएं या स्त्रियां जैसे अपाला है, उर्वशी है, इंद्राणी, वागाम्भृणी आदि स्त्रियां के मंत्र दर्शन आज भी क्या है? जैसे आकाश में नक्षत्र होता है, उसी प्रकार मान लो साहित्य रूपी नक्षत्र में यह प्रकाशित है, दीप्तिमान है। क्या है? दीप्तिमान है, क्योंकि स्वयं याज्ञवल्क्य की पत्नी अपने पति से क्या ली थी? आत्म तत्व की शिक्षा ली है। और दूसरी राजा जनक के सभा की शोभा बढ़ाने वाली गार्गी का नाम साहित्य में आज भी क्या है? प्रसिद्ध है। साहित्य में आज भी क्या है बच्चों? प्रसिद्ध है। ये पाठ के अकॉर्डिंग क्या हो गया? आपको आंसर मिला, जो अत्यधिक वैल्यूबल है। और इतना लिखने के बाद आपको 2 मार्क कोई काट नहीं सकता इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए 8वां प्रश्न क्या कह रहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है और क्यों? तो सबसे पहले बोलो किसे कहा गया है। तो सर्व शुक्ला सरस्वती विजयंका को कही गई है। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कही गई है? विजयंका को कही गई। क्यों कही गई है? अब ये दूसरा प्रश्न आ गया, आखिर क्यों कही गई है? तो लौकिक संस्कृत साहित्य में विजयंका की भूमिका क्या है? शोभायमान है एवं उनके पदों की कृति सराहनीय है। उनके पदों की कृति क्या है? सराहनीय है। किस संस्कृत साहित्य में? लौकिक संस्कृत साहित्य में। किस संस्कृत साहित्य में? लौकिक संस्कृत
साहित्य में, इसलिए साधारण लेखिका की कृति से प्रभावित होकर ही, साधारण लेखिका की कृति से प्रभावित होकर ही दंडी ने उसे सर्वशुक्ला सरस्वती कहा है। विजयंका श्याम वर्ण की थी, लेकिन कृतियां ज्योतिर्मय थी। ये साबित की कि विद्वता के आगे सुंदरता कोई मायने नहीं रखता है। सिर्फ चेहरा सुंदर रहने से कुछ संभव नहीं होता है, बल्कि चेहरा सुंदर न भी हो और गुण हो व्यक्ति में, तो चेहरा से अधिक प्रसिद्धि उसे गुण के वजह से मिलती है। ठीक है, ये यहां पे बताना चाहती है कि साधारण लेखिका की कृति से प्रभावित होकर ही दंडी ने, महर्षि दंडी के द्वारा सर्वशुक्ला सरस्वती कहा है। विजयंका श्याम वर्ण की थी, लेकिन उनकी कृतियां क्या है? ज्योतिर्मय है, ज्योतिर्मय थी। नीलकमल की पंखुड़ियों की भांति अपनी रचना में अद्भुत लेखन कला की आभा बिखेरती है। नीलकमल की पंखुड़ियों की भांति अपनी रचना में एक अद्भुत लेखन कला की क्या करती है? आभा बिखेरती है। फिर से देख लीजिए, कह रहा है सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? तो सर्व शुक्ला सरस्वती विजयंका को कही गई है। बच्चों, आखिर क्यों कही गई है? इसका कुछ वजह होगा ना कहने की। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में विजयंका की भूमिका शोभायमान है एवं उनके पदों की कृति सराहनीय है। इसीलिए साधारण लेखिका की कृति से प्रभावित होकर ही महर्षि दंडी ने उसे सर्वशुक्ला सरस्वती कही है, यह सर्वशुक्ला सरस्वती कहा है। विजयंका श्याम वर्ण की थी, लेकिन उनकी कृति ज्योतिर्मय थी। नीलकमल की पंखुड़ियों की भांति अपनी रचना में अद्भुत लेखन कला की आभा बिखेरती है। अद्भुत लेखन कला की आभा क्या करती है? बिखेरती है। आशा कर रहे हैं कि आप लोग इस प्रश्न को बेहतरीन ढंग से समझ पा रहे होंगे। आगे है इसका 9वां प्रश्न है कि मधुरा विजयम महाकाव्य की क्या विशेषताएं हैं? तो हमको विशेषताएं बहुत ज्यादा है, बहुत सारी है, लेकिन हमें पाठ के अकॉर्डिंग आंसर देना है। देखिए पाठ में क्या कह रहा है। इस मधुरा विजयम कंपन राय की रानी गंगा देवी की उत्कृष्ट कृति है, एक उत्तम कृति थी जो संस्कृत लेखिका पाठ में क्या है? वर्णित है। पाठ में क्या है? वर्णित है। यह महाकाव्य संस्कृत साहित्य की अमूल रत्न है, जिसे कंपन राय की रानी गंगा देवी ने अपने पति की विजय घटना को आधार बनाकर जीवन की अनुभूतियों को प्रदर्शित किया है। जीवन की अनुभूति क्या है? उस अनुभूति को क्या किया है? प्रदर्शित किया है। जीवन की अनुभूति को क्या किया है? प्रदर्शित किया है। एवं इसमें अलंकारों का प्रयोग सजीवात्मक रूप में किया गया है। इसमें अलंकार का जो प्रयोग किया है वो सजीवात्मक रूप में किया गया है, जिससे यह महाकाव्य और भी शोभित होते हैं। तो मधुरा विजयम महाकाव्य की क्या विशेषता है? तो मधुरा विजयम कंपन राय की रानी गंगा देवी की एक उत्कृष्ट रचना है, कृति यानी रचना है। यह महाकाव्य संस्कृत साहित्य की अमूल एक रत्न के समान मानी जाती है, जिसका कोई मोल न लगाया जा सके। जिससे कंपन राय की रानी क्या यानी किस पर आधारित था? तो अपने पति की विजय घटना को आधार बनाकर जीवन की अनुभूतियों
को प्रदर्शित किया है एवं इसमें अलंकारों का प्रयोग सजीवात्मक रूप में किया गया है, सजीवात्मक रूप में किया गया है। ये 9वीं प्रश्न का आंसर था। अब चलिए 10वीं में क्या कह रहा है, तो कह रहा है इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। आखिर हम जो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ पढ़े, हमें कुछ न कुछ तो सीखने को मिला होगा ना। यह पाठ हमें क्या संदेश दे रहा है, देखते हैं पाठ के अकॉर्डिंग आंसर क्या मिल रहा है आप लोगों को। तो इस पाठ में हमें संस्कृत साहित्य में नारियों के द्वंद्व सहभागिता का संदेश मिलती है। द्वंद्व मतलब दोनों, सहभागिता मतलब सह मतलब साथ, निभाने वाली। द्वंद्व मतलब दोनों में कौन, तो पुरुष और स्त्री। स्त्री दोनों, पुरुष और स्त्री दोनों की सहभागिता का क्या मिलता है, संदेश मिलती है। क्योंकि वैदिक युग से आधुनिक युग तक ऋषिकाएं, कवित्री, लेखिकाएं संस्कृत साहित्य के संवर्धन में मतलब आगे बढ़ाने में अतुलनीय सहभागिता प्रदान करती है। संस्कृत भाषा में साहित्य को बढ़ाने में पुरुषों के समतुल्य महिलाएं भी चलती रही हैं, पुरुषों के समतुल्य महिलाएं भी चलती रही है। फिर से एक बार प्रश्न पढ़िए पहले, इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। इस पाठ से हमें यही संदेश मिलता है कि संस्कृत साहित्य में नारियों की द्वंद्व सहभागिता का संदेश मिलता है। द्वंद्व सहभागिता का क्या मिलती है, संदेश मिलती है। क्योंकि वैदिक युग से आधुनिक युग तक, बच्चों वैदिक युग से आधुनिक युग तक अनेक ऋषिकाएं, अनेक कवित्रियां, लेखिकाएं संस्कृत साहित्य के संवर्धन में अतुलनीय, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है, तो अतुलनीय सहभागिता प्रदान करती है। संस्कृत भाषा एवं साहित्य को बढ़ाने में पुरुषों के समतुल्य महिलाएं भी चलती रही हैं। पुरुषों के समतुल्य महिलाएं भी क्या करती रही है, चलती रही है। कोई दिक्कत, इस प्रश्न का आंसर समझ में आ गया ना, नहीं आया? तो ये 9 हिंदी प्रश्नोत्तर था जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण था। अब चलते हैं किताब से जो प्रश्न दिया गया उसका विश्लेषण कर लेते हैं हम लोग। अभ्यास मौखिका है, अभ्यास मौखिका। एक पदेन उत्तरम वदत, एक पद में उत्तर बोलें। यम कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता अस्ति, यह पाठ किस ग्रंथ से संकलित है या लिया गया है। बोलो किस ग्रंथ से लिया गया है। तो यम कथा, देखो बच्चों ये पीपीटी थोड़ा 1 नंबर का प्रश्न जो है इनका मिस्टेक है, ये पिछले अध्याय का ही पीपीटी बन गया है। इस अध्याय को हम कहते 1 नंबर का प्रश्न हम केवल लिख के बता देते हैं आप लोगों को। अभ्यास मौखिका में अभ्यास मौखिका में है 1 नंबर, एक पदेन उत्तरम वदत।
पहला है क में विपुलम किम अस्ति, मतलब विशाल क्या है, विपुलम किम अस्ति, तो विपुलम होगा, इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत साहित्य। विपुलम किम अस्ति, तो संस्कृत साहित्यः, संस्कृत साहित्यः। दूसरा ख नंबर का देखो, ख नंबर में है विपुलम संस्कृत साहित्यम के वर्धितम, विपुलम के समवर्धितम, विशाल संस्कृत साहित्य को किसने आगे बढ़ाया, तो विभिन्न प्रकार के कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। तो कवि भी, शास्त्रकारे हैं, शास्त्रकारेश, कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा आगे बढ़ाया गया। काव्यानाम रचने संरक्षणे च का दत्तावधाना, गौ में है च काह दत्तावधाना, काव्यों के रचना और संरक्षण में कौन सावधान रहे, इसका आंसर हो जाएगा स्त्रियां। कलर चेंज कर लेते हैं, स्त्रियः। घ में देखो, घ कहता है कि गंगा देवी की महाकाव्यम और रचयत, गंगा देवी किम और रचयत, गंगा देवी किस महाकाव्य की रचना की, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो मधुरा विजयम, मधुरा विजयम, क्या हो जाएगा मधुरा विजयम। अंगों में है लास्ट है इसका, आधुनिक संस्कृत लेखिकासु, आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्धा, आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो, पंडिता छमाराव, पंडिता छमाराव। फिर से एक बार देख लीजिए, इसे विपुलम किम अस्ति, विपुलम संस्कृत साहित्य,
विपुलम संस्कृत साहित्यम के संवर्धितम, तो कवि भी शास्त्रकारेश गौ में है काव्यानाम रचने संरक्षणे च का दत्तावधाना, काव्यों की रचना और संरक्षण में कौन सावधान रहा, तो स्त्री। कौन सावधान रही, तो स्त्रियां, मतलब स्त्रियां। गंगा देवी किम महाकाव्यम और रचयत, तो मधुरा बीजियम। गंगा देवी किस महाकाव्य की रचना की, तो मधुरा बीजियम। आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिकासु का प्रसिद्धा, पंडिता छमारव। का प्रसिद्धा, पंडिता छमारव। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। चले चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। यहां से सही है पीपीटी। पदार्थम वदत, पदार्थ बोले मतलब शब्दार्थ बोले इनका। कैसे लभ्यते इत्यस्य कः अर्थ, लभ्यते इसका अर्थ क्या होता है, लभ्यते इसका अर्थ क्या होता है मित्रों, मिलते हैं। क्या मिलते हैं। इंद्राणी इतस्य कः अर्थ, इंद्राणी की अर्थ क्या होती है, तो इंद्र की पत्नी, इंद्र की पत्नी, इंद्र की पत्नी। वर्तते इतस्य कः अर्थ, वर्तते इतस्य कः अर्थ। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा इनका अर्थ क्या होता है, तो है क्या है। विपुलम इतस्य कः अर्थ, विपुलम इतस्य कः अर्थ, तो क्या होगा इसका अर्थ, विशाल। क्या विशाल। ऋषिका इतस्य का अर्थ, ऋषिका का अर्थ क्या होता है, बोलो, ऋषि की पत्नी। किसकी, ऋषि की पत्नी। फिर से बोलिए। लभ्यन्ते इतस्य का अर्थ, मिलते हैं। इंद्राणी इतस्य का अर्थ, इंद्र की पत्नी। वर्तते इतस्य का अर्थ है। विपुलम इतस्य का अर्थ, विशाल। ऋषिका इतस्य का अर्थ, ऋषि की पत्नी, ऋषि की पत्नी। चलिए देखते हैं इसका और प्रश्न क्या है। चलिए अभ्यास लिखिता में है, एक पदेन उत्तरम वदत। हम ऐसे पहले मौखिक थे, अभी लिखित पे आ गए। जैसे कस्मिन युगे ऋषिनाम दर्शका न केवला ऋषियः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। चलिए बोलिए बच्चों, इसका प्रश्न आंसर बोलिए, क्या होगा इसका। जैसे किस युग में मंत्रों का दर्शक न केवल ऋषि हुआ करते थे, बल्कि ऋषि पत्नियां भी हुआ करती थी। बोले किस युग में, वैदिक युगे। किस युगे, वागाम्भरिणी कुत्र ऋषिका निर्दिश्यन्ते। वागाम्भरिणी ऋषिका का वर्णन कहाँ है या कहाँ मिलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेदे। किस वेद में, अथर्ववेद में। याज्ञवल्क्य पत्नी का आसीत, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी। कौन थी, मैत्रेयी। कस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचकन्मी तिष्ठति अस्मा। किसकी सभा में शास्त्रों में कुशल गार्गी विदुषी रहा करती थी, तो राजा जनकस्य सभायाम, जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचकन्मी तिष्ठति अस्मा, वाचकन्मी तिष्ठति अस्मा। समझ में आ गया, समझ गए बच्चों, आगे बढ़े। चलिए अंगों में देखो क्या है, तो लौकिक संस्कृत साहित्य चत्वारिंशत् कवित्रीणाम प्रथम कल्पा का वर्तते। इस लौकिक संस्कृत में 40 कवित्रियों में प्रथम कल्प कौन थी, विजयंका। कौन,
इसका आंसर होगा बच्चों विजयंका। क्या होगा? विजयंका। लौकिक संस्कृत साहित्य कियतीनाम कवित्रीनाम वर्णनम लभ्यते। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी ऋषिकाएं का वर्णन मिलते हैं? इसका आंसर कितना होगा बच्चों? चत्वारिंशत, मतलब 40 कवित्रियों का 150 पद, वही ना, चत्वारिंशत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चत्वारिंशत। 6 में है विजय भट्टारिका कस्य रागई आसीत। विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? किसकी रानी थी बोलो? चंद्रादित्य की। किसकी रानी थी? चंद्रादित्य की। बच्चों किसकी रानी हुआ? किसकी रानी थी? चंद्रादित्य की रानी थी। किसकी रानी थी? चलिए 2 में है लिखितानी रिक्त स्थानानि पूर्यत। निम्नलिखित प्रश्नों, निम्नलिखित रिक्त स्थानों का पूर्ण करना है। इस वृदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्य पत्नी डैश वर्णिता। इस वृदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी जो वर्णित है? मैत्रेयी। कौन थी? बोलो बच्चों, कौन होगा इसका? मैत्रेयी। कौन? मैत्रेयी। जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला डैश वाचकन्वित स्थिति यस्मा। राजा जनक की सभा में शास्त्रों में कुशल डैश विदुषी रहा करती थी। तो विदुषी कौन? गार्गी रहती थी। कौन रहती थी? गार्गी। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण डैश कवित्री नाम 150 पदानी लभ्यन्ते। कितने लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः कितने कवित्रियों का 150 पद मिलते हैं? कितने? 40। 150 पद। लौकिक संस्कृत प्रायः कितने कवित्री? ठीक है, चत्वारिंशत। कितने कवित्री का? चत्वारिंशत, मतलब 40। घ में है तासु डैश प्रथमा कल्पा वर्तते। उनमें प्रथम कल्प कौन हुआ करती थी दोस्तों? विजयंका। कौन? कोई दिक्कत यहां तक में? आगे बढ़े ना? चलिए ठीक है, देख लीजिए 100 अंगों में कैसे 700 डैश वर्णा सिद्ध थी। विजयंका किस वर्ण की थी? श्याम वर्णा सीधी थी। क्या होगा इसका आंसर? श्याम। क्या होगा? श्याम। चंद्रादित्य रागई, चंद्रादित्य रागई, चंद्रादित्य की रानी डैश एवं विजयंका इति मन्यन्ते। चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयंका को मानी जाती है। इसे विजय भट्टारिका। इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? विजय भट्टारिका। क्या होगा बच्चों इसका आंसर? विजय भट्टारिका। षोडश शत के अच्युत रायस्य रानी तिरुमलांबा डैश नामक प्रोढ़म चंपू काव्यम और रचयत। 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा डैश नामक श्रेष्ठ चंपू काव्य की रचना की थी? वरदाम्बिका परिणय। वरदाम्बिका परिणय। इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? वरदाम्बिका परिणय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वरदाम्बिका परिणय। चलिए आगे बढ़ते हैं, या तो हमको दिक्कत नहीं ना। तीसरी प्रश्न है लिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन संस्कृत भाषायाम उदत्त। पूर्ण वाक्य में इसका आंसर देना है संस्कृत भाषा में। क में है ऋग्वेदे कति ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते। ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाएं मंत्र दर्शनवती के रूप में निर्देशित हैं? ऋग्वेद में कितने निर्देशित है वो? चत्वारिंशत। कितने? ऋग्वेदे चत्वारिंशत ऋषिका और मंत्र दर्शनवतियों निर्दिश्यन्ते। निर्दिश्यन्ते मतलब ऋग्वेद में इसका आंसर है चत्वारिंशत। चत्वारिंशत नहीं, चतुर्विंशति। सॉरी, चत्वारिंशत नहीं, क्या? चतुर्विंशति। ख में है याज्ञवल्क्य की पत्नी केन रूपेण वर्णिता। याज्ञवल्क्य की पत्नी लौकिक संस्कृत साहित्य में याज्ञवल्क्य की पत्नी किस रूप में वर्णित है? तो किस रूप में वर्णित है?
बोलो बच्चों इसका आंसर। याज्ञवल्क्यस्य पत्नी दार्शनिक रुचिमती रूपेण वर्णिता। लौकिक संस्कृत साहित्ये याज्ञवल्क्यस्य पत्नी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता। क्या वर्णिता? इसका आंसर है दार्शनिक रुचिमती। गौ में है याज्ञवल्क्यः ताम किम शिक्षयति। महर्षि याज्ञवल्क्य ने उसे क्या चीज की शिक्षा दी? इसका आंसर है याज्ञवल्क्यः ताम आत्म तत्वम शिक्षयति। याज्ञवल्क्य ने उसे आत्म तत्व की शिक्षा प्रदान की। यहां तक समझ में आ गया ना? इस प्रश्न से फिर भी प्रश्न का आंसर समझ में आ रहा है ना? घ में है विजयंकाया वर्ण कह आसीत। विजयंका किस वर्ण की थी मित्रों? विजयंका श्याम, विजयंकाया श्याम वर्ण थी। विजयंकाया वर्ण श्याम आसीत। विजयंका वर्ण श्याम आसीत। इसका आंसर होगा श्याम। क्या? श्याम। अंगों में है तिरुमलांबा कस्य चंपू काव्यस्य रचना कृतवती। तिरुमलांबा किस चंपू काव्य की रचना की है? बोलिए आप लोग, बोलिए इसका आंसर बोलिए फास्ट में। इसका आंसर होगा तिरुमलांबा वरदाम्बिका परिणय चंपू काव्यस्य रचना कृतवती। चंपू काव्यम रचना कृतवती। चौ में है शंकर चरितम इति जीवन चरित रचयित्री का। शंकर चरितम यह जीवन चरित्र की रचनाकार कौन है? इसका आंसर देख लीजिए क्या है। शंकर रचितम इति जीवन चरित रचयित्री पंडिता क्षमाराव आसीत। पंडिता क्षमाराव आसीत। ये 3 नंबर का प्रश्न कंप्लीट है। अब देख लीजिए इसमें कह रहा है 4 में पर्यायवाची पदानी लिखत। पर्यायवाची पद लिखने के लिए कह रहा है इसे। इसमें तो विरिथा इतस्य डैश पर्याय पदम। जैसे विरिथा पद का पर्याय पद कौन है? पर्यायवाची पद कौन है? बोलिए पर्यायवाची पद कौन होगा? व्यर्थः। संस्कृत में ही आंसर देना है। अब उसमें क्या होगा? व्यर्थ। तत्परा इतस्य डैश पर्याय पदम। तत्पर इस पद का डैश पर्याय है, पर्याय पद है। इसका आंसर हो जाएगा उत्सुक। क्या हो जाएगा? उत्सुक। वर्तते इतस्य डैश पर्याय पदम। वर्तते का पर्याय पदम क्या होगा? अस्ति। क्या हो जाएगा? अस्ति हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा? ख्याता इतस्य डैश पर्याय पदम। ख्याता इतस्य डैश पर्याय पदम। इसका आंसर हो जाएगा प्रसिद्धः। क्या हो जाएगा? प्रसिद्धः। ज्ञातमेव इतस्य डैश पर्याय पदम। ज्ञातमेव इतस्य डैश पर्याय पदम। ज्ञातमेव का पर्याय पद क्या होगा? ज्ञानम एव। ज्ञानम या ज्ञानेव होगा। ज्ञानेव। भार्या इतस्य डैश पर्याय पदम। बोलिए आंसर दीजिए। भार्या का पर्याय पद क्या होगा? पत्नी। क्या होगा? जननी इतस्य डैश पर्याय पदम। मां का पर्याय पद क्या होगा? जननी की। माता। क्या हो जाएगा? माता। 4 नंबर का प्रश्न कंप्लीट हो गया। देखते हैं 5 में क्या है। 5 का छोड़ दीजिए, 6 देख लीजिए क्या है। जैसे स्त्री प्रत्यय योगेन शब्दम रचयत। स्त्री प्रत्यय का योग करके शब्द लिखने के लिए
ये जो होता है टाप प्रत्यय जो है मित्रों, ये स्त्री प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय है। जो आगे जब हम आप लोगों को व्याकरण पढ़ाएंगे, संस्कृत व्याकरण, तो जब उसमें प्रत्यय बताएंगे तो उसमें टाप है, अंगीप, अंगीस, अंगीन, ये सभी प्रत्यय स्त्री प्रत्यय है। ये सभी प्रत्यय क्या है? स्त्री प्रत्यय है। तो इन सभी प्रत्यय को हम बताएंगे फिलहाल किताब से में जो दिया गया है टाप, इनसे शब्द बनाइए, क्या बनेगा। लेखक जोड़ टाप से नया शब्द क्या बनेगा, बोलो। लेखिका बनेगा। क्या बनेगा? लेखिका। जिसमें टाप प्रत्यय लगा रहता है, स्त्रीलिंग टाप प्रत्यय, उस शब्द के अंत में आ लगा रहता है। ध्यान रखना, क्या लगा रहता है? आ लगा रहता है। देख लीजिए, नायक और टाप लगल है इसमें, इसका होगा नायिका। नायिका। वाचक जो टाप से बनेगा, क्या? वाचिका। क्या बनेगा? विधायक जो टाप से क्या बनेगा? विधायिका। क्या बन जाएगा? क्या बनेगा बच्चों? विधायिका। योजक और टाप से क्या बनेगा? योजिका। आधारक जो टाप से क्या बनेगा, बोलो तो अब तुम लोग। धारिका बनेगा। क्या बनेगा? सही बोला, क्या बनेगा? पालक और टाप से क्या बनेगा? पालिका बनेगा। गायक और टाप से गायिका। गायक और टाप से क्या बन जाएगा? देखिए सब में क्या लगल, लास्ट में टाप प्रत्यय लग गया। देखिए शब्द के अंत में स्त्री, शब्द के अंत में क्या लग गया, जैसे लेखक का लेखिका, नायक का नायिका, हिंदी में ही देख लीजिए, वाचक का वाचिका, विधायक का विधायिका, योजक का योजिका, धारक का धारिका, पालक का पालिका, गायक का गायिका। और सबसे अंत में देखिए कॉमन क्या है इसमें, आ रहा है। सब में कॉमन क्या है? आ रहा है। जब संस्कृत में कॉमन कोई शब्द में आ जाए तो प्रायः उसमें टाप प्रत्यय लगा रहता है। संस्कृत का अगर पूछे इसमें कौन प्रत्यय लगा हुआ है, तो आप लोग बोल दीजिएगा कौन सा प्रत्यय लगा हुआ दोस्तों? टाप प्रत्यय। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? 6 नंबर का प्रश्न सॉल्व हो गया। देखिए साथ में क्या कह रहा है, उदाहरणम अनुसृत्य रेखांकित पदानाम स्थाने अन्य पदानी योजयत। इसमें तो रेखांकित नहीं लिखा है, रेखांकित नहीं दिया है। जैसे बालिका प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छन्ति अस्मा, बालिका प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छन्ति अस्मा, मतलब ये कह रहा है रेखांकित पदों के स्थान पर अन्य पद जोड़ें। ठीक है, अन्य पद क्या करें? जोड़ें। यहां पे होगा ये रेखांकित, ये रेखा यहां खींचा जाएगा। ये तो बालकम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छन्ति स्म, बच्चा प्रत्येक दिन विद्यालय जाता है, लड़का प्रत्येक दिन विद्यालय जाता है। तो कह रहा है इसमें नया शब्द जोड़कर अन्य पद बनाए। तो बालकम प्रतिदिनम विद्यालयम, हम नया शब्द जोड़ दिए अगच्छत, मतलब जाते थे, और अगच्छत मतलब इस वही होगा, यानी जाता था या गया। छात्रा सायं काले क्षेत्रे क्रीडंती अस्मा, क्रीडंती अस्मा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये इस रेखांकित को बदला गया है। तो छात्रा सायंकाले क्षेत्रे अक्रीडन, क्रीडन मतलब जो आपकी बुक में उदाहरण दिया हुआ है उसी प्रकार नया शब्द जोड़े हैं इसमें। इसके बाद है अध्यापका वर्गेषु पाठयन्ति अस्मा,
अध्यापका वर्गेषु अपाठयन, अपाठयन। गजा वने भ्रमंती अस्मा, ये रेखांकित है, इसको खाली चेंज करना है तो गजा वने अभ्रमण, अभ्रमण। कोकिला कूजंती अस्मा, ये रेखांकित, इसमें लगा हुआ रेखा, रेखांकित पद देना है। कूजंती अस्मा तो कोकिला अकूजन, कोकिला अकूजन। उसके बाद है बानरा तिरु शिखरेशु, बानरा तरु शिखरेशु कुर्दंती अस्मा, कुर्दंती अस्मा, ये रेखांकित पद को बदलना है तो बानरा तरु शिखरेशु अकुर्दन, अकुर्दन। चलिए देखते हैं, आप प्रश्न उत्तर नहीं है, समाप्त हो चुका यह अध्याय मित्रों, समाप्त हो चुका है। संस्कृत साहित्य लेखिका क्या हो चुका, अब समाप्त हो चुका, द एंड। इस पार्ट का टोटल 4 वीडियो बना, ठीक है मित्रों। इसको एक एक करके आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और मैं आशा करता हूं कि आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छी तरह समझ पाएंगे, ठीक है। और पढ़ के समझ करके थोड़ा फीडबैक देने का प्रयास कीजिएगा कमेंट्स करके। और अधिक जानकारी चाहिए इस चैप्टर के विषय में तो आप लोग इस वेबसाइट का विजिट कर सकते हैं, kamlaclasses.com। विजिट करके आप ट्यूशन भाग 2 के सभी अध्याय का विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है मित्रों। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप भी पढ़िए और अपने मित्रों को भी शेयर कर पढ़ने के लिए कहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए फिर नया जोश के साथ हम अगली वीडियो में अध्याय 5 भारत महिमा लेकर आते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।